बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब की कुछ ज़मानतें मुस्तरद हो गई हैं एक दहशतगर्दी की अदालत से इस्लामाबाद में, और एक उनकी जो बैंकिंग कोर्ट है वहाँ से भी उनकी ज़मानत मुस्तरद हुई है, और बहुत सारे केसेस उनके खुल रहे हैं, लगातार कंटिन्यूसली चल रहे हैं। तो इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के लिए अब कोशिश की जाएगी, ऐसा बज़ाहिर दिखाई देता है। लेकिन क्या वाकई ये सिस्टम इमरान खान को गिरफ़्तार कर सकता है? कुछ असेसमेंट्स बनाई गई हैं और कुछ अंदाज़े जो हैं वो इकट्ठे किए गए हैं और हुकूमत तक पहुंचाए गए हैं, और वो ये हैं कि अगर इमरान खान की गिरफ़्तारी के लिए पुलिस की फ़ोर्स बड़ी तादाद में जाती है तो वहाँ पे झगड़ा होगा, और असेसमेंट ये है कि वो झगड़ा 20 से 25 मिनट तक चलेगा। इससे ज़्यादा लोग रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे और उसके बाद इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जा सकता है। लेकिन क्या इस बात का रिस्क लिया जाएगा? लोग कितनी देर तक लड़ते हैं और कब तक वहाँ पे खड़े रहते हैं, डटे रहते हैं? इसके ऊपर अगर असेसमेंट गलत साबित होगी तो फिर क्या होगा? सानिया मॉडल टाउन इसीलिए हो गया था, 14 लोग शहीद हो गए थे और 100 के करीब लोगों को गोली लग गई थी, क्योंकि लोगों के बारे में असेसमेंट ये थी कि इनको गिरफ़्तार करेंगे, डंडे मारेंगे, भाग जाएंगे। लेकिन लोग वहाँ डट गए थे, वो भाग कर गए नहीं। तो ये सिचुएशन बड़ी हसास होती है ऐसे मामलात में। और सानिया मॉडल टाउन का सारा जो इल्ज़ाम था वो उस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर और उस वक्त की पंजाब हुकूमत के ऊपर ख़ास तौर पे गिरा था। एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसकी जद में आई थी। इस मरतबा अगर यहाँ कुछ ऐसा होता है तो इसकी जद में एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं आएगी, बल्कि पाकिस्तान की बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलावा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी उसकी जद में आ जाएगी, और लोग ये गिला एस्टेब्लिशमेंट से भी करेंगे कि ये जो वाक़या हुआ है या जो नुकसान हुआ है उसके लिए एस्टेब्लिशमेंट भी ज़िम्मेदार है। इसलिए बड़ा नाप तोल कर ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि इमरान खान को गिरफ़्तार करना है तो कैसे करना है। भारत FIA का इमरान खान को लाहौर से गिरफ़्तार करने पर गौर, इसके ऊपर मुशावरत हो रही है। बैंकिंग कोर्ट से इमरान खान की अबूरी ज़मानत खारिज होने की सूरत में FIA हो गई है। FIA ने इमरान खान को लाहौर से गिरफ़्तार करने पर गौर शुरू किया है, और इसमें लाहौर की जो टीम है उसको भी हरकत में लाने का फ़ैसला किया गया है। लेकिन FIA की वो कैपेसिटी नहीं है। उनको पुलिस की बहुत बड़ी नफरी चाहिए और उनको बहुत बड़ी तादाद में पुलिस वाले चाहिए जो दोनों तरफ से आएँ, और वो इसके लिए तैयार हों कि वहाँ क्या नुकसान होता है लोगों का या पुलिस का। क्योंकि देखें, वहाँ पे माजूर लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, और जैसे ही लोगों को पता चलता है कि वहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है तो बड़ी तादाद में लोग वहाँ से भागने की बजाय उस तरफ को आते हैं, ज़्यादा लोग वहाँ पे जमा हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में नुकसान का अंदेशा ज़्यादा होगा। PTI के बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अगर इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया और वो गिरफ़्तार होकर अंदर चले गए तो एहतजाज तो बहुत ज़्यादा होगा, हुकूमत डिफेम भी होगी, इमरान खान साहब की मकबूलियत में इजाफा भी होगा, और इमरान खान साहब को ज़्यादा वोट पड़ने के इम्कानात भी बढ़ जाएंगे। लेकिन जो लोगों का गुस्सा है वो बतदरीज हमेशा कम होता है, और इस तरह इमरान खान को अंदर लंबे अरसे तक रखने का प्लान भी बन सकता है, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवॉइड करना चाहती है इस वक्त। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़्यादातर प्लानिंग इमरान खान साहब खुद अपने साथियों के साथ मिलकर करते हैं। अगर उन्हें गिरफ़्तार करके अलग कर दिया गया तो पार्टी के अंदर एक बददिली फैलेगी और पार्टी को तोड़ने की जो कोशिशें हैं उनको भी तेज़ किया जा सकता है। और सीनियर ऑफिसर FIA के मुताबिक अबूरी ज़मानत खारिज होने के बाद FIA इमरान खान समेत दीगर मुल्ज़िमान जिनकी ज़मानतें कन्फर्म नहीं की गई उनकी गिरफ़्तारियों के लिए कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी। अब ये तो उनका सीनियर ऑफिसर्स का कहना है कि हम कार्रवाई करेंगे कैसे? इसमें कुछ लोगों ने अपनी ज़मानतें कन्फर्म करवा ली हैं, कुछ की ज़मानतें कन्फर्म नहीं हैं। इमरान खान उनमें से एक हैं जिनकी ज़मानत जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। यानी इस मुकदमे में सरदार अज़हर तारिक खान, सैयद यूनुस अली रज़ा, तारिक रहीम शेख, तारिक शफ़ी, फैसल मकबूल शेख, हामिद ज़मान, मंजूर अहमद चौधरी, ये लोग भी शामिल हैं, और आरिफ मसूद नकवी भी इसके अंदर हैं। और इसके अंदर मुख्तलिफ़ दफ़ात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। और इमरान खान साहब ने उसके बाद अबूरी ज़मानत खारिज होने के बाद उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करके हिफाजती ज़मानत करवाने पर गौर किया, और फिर उनके वकील वहाँ पे गए। अब लाहौर हाई कोर्ट में भी इमरान खान साहब को पेश होना पड़ेगा ज़मानत करवाने के लिए। लेकिन मुझे याद है कि हमजा शहबाज साहब अपने घर में थे और उनके आए बग़ैर लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज को ज़मानत दे दी थी। और भी कुछ ऐसी मिसालें मौजूद हैं
कि मुलजिम की मौजूदगी के बगैर अदालतें ज़मानत दे देती हैं। हो सकता है इमरान खान साहब को ऐसे ज़मानत मिल जाए, क्योंकि अभी तक जो मैंने पता किया है उसके मुताबिक इमरान खान साहब का कोई इरादा नहीं है कि वो जाएं और जाकर लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो जाएं। क्योंकि देखिए, इमरान खान के घर के बाहर इस वक्त हज़ारों लोग मौजूद हैं, बहुत बड़ी तादाद में। अब वो सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं हैं, और भी लोग मौजूद हैं जो वहाँ पे खुदा न खास्ता कोई तकरीबी कार्रवाई भी इमरान खान के ख़िलाफ़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर इमरान खान साहब वहाँ से निकलते हैं तो ये सारा जुलूस इमरान खान के साथ जाएगा लाहौर हाई कोर्ट। तो लाहौर में एक अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो जाएगी और लोग निकल निकल कर उस तरफ को आएंगे। तो ये रिस्क भी इदारों को समझना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर अदालत बुलाती है इमरान खान साहब को, तो देखें, अदालत के पास ये हक हासिल है कि वो मुलजिम को बुलाए और बुलाकर ज़मानत दे। लेकिन अदालत मुलजिम को बुलाए बगैर भी ज़मानत दे सकती है, अदालत के पास ये हक मौजूद है। अब इमरान खान साहब के साथ होता क्या है, ये बड़े सवाल आते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने खुद एक स्टेटमेंट दिया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। और उन्होंने, मुझे ऐसा लगा कि इमरान खान साहब ने कुछ कहना था, वो चीज़ें थी जो उनको बोलनी थी, लेकिन उन्होंने अभी नहीं बोली। और कुछ लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ऑडियो और वीडियो सिर्फ जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा साहब के पास नहीं है जो उन्होंने खुद रिकॉर्ड किए हैं, बल्कि कुछ और लोगों ने, कुछ बड़े ताकतवर लोगों की ऑडियोज़ और वीडियोज़ रिकॉर्ड की हैं और उन्होंने वो इमरान खान साहब तक पहुंचाई हैं मुबैना तौर पे। तो क्या इमरान खान साहब उन चीज़ों को बेनकाब करने वाले थे कि मुझे गिरफ्तार किया जाए, उससे पहले मैं ये चीज़ें बता दूं? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इमरान खान साहब ने जो खिताब किया, मुझे नहीं लगा कि जो वो कहना चाह रहे थे, एक्चुअली जो एक हाइप बनी हुई थी उसमें उनको यही बातें करनी थी जो वो करके गए हैं। लेकिन फिर भी वो मैं आपको बता देता हूँ उन्होंने क्या कहा। हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जी पर उतर आई है। हमने मुल्क में आम इंतखाबात के लिए सूबाई हुकूमतें कुर्बान की हैं। ये लोग डरे हुए हैं कि कहीं अवामी मैंडेट वाली हुकूमत ना आ जाए। इलेक्शन नहीं हुए तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। कमर जावेद बाजवा के दौर में यहाँ बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई। पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हुए तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार करके नाअहल कर दें। कमर जावेद बाजवा ने हलफ की खिलाफ वर्जी की। मरियम नवाज़ और नून लीग का सोशल मीडिया अदालतों पर दबाव डाल रहा है। मरियम नवाज़ ने चीफ जस्टिस पर जानिबदार होने का इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन उसे कोई नहीं पूछ रहा। कमर जावेद बाजवा ने यह मान लिया है कि उन्होंने रजीम चेंज की। वो ऑडियोज़ वीडियोज़ रिकॉर्डिंग का भी एतराफ़ कर चुके हैं। कमर जावेद बाजवा ने हलफ की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने खुद तस्लीम किया कि नैब का इदारा भी उन्हीं के ज़ेरे असर था। मेरे ख्याल में अगर जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा खामोश रहते तो बड़े फ़ायदे में रहते। ये जो वो बोल रहे हैं ना और बार बार बातें कर रहे हैं, इससे उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी डैमेज हो रही है और उनके साबका इदारे को भी नुकसान पहुंच सकता है। यानी फ़ौज का एक बहुत बड़ा इदारा है, एक बहुत बड़ा इमेज है, पाकिस्तानी फ़ौज से प्यार करते हैं। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा साहब फ़ौजी सरबराह के ओहदे पर रहे हैं, वो जिस तरह की गैर ज़िम्मेदाराना बातें कर रहे हैं, उसके बाद लोगों के जहनों में बहुत सारे शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं। तो जनरल साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने साबका इदारे की इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि पूरा पाकिस्तान रखता है। वज़ीर आज़म के फ़ोन कैसे टैप किए जा सकते हैं, इमरान खान साहब ने कहा। वज़ीर आज़म के फ़ोन टैप किए गए, ये कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। कमर जावेद बाजवा कहता था अमेरिका खुश नहीं है और रूस की मुखालफत में बयान देता था। हालांकि हमें रूस के मामले में न्यूट्रल रहना चाहिए था। कमर जावेद बाजवा, आरिफ अलवी और मेरी मुलाकात में आम इंतखाबात के हवाले से बात हुई थी। तजर्बा हो गया है कि किसी की मुद्दत में तोसी नहीं होनी चाहिए। फ़ाइनेंस बिल की भरपूर मुखालफत करेंगे। जो फ़ाइनेंस बिल है, इसमें कोई 60 बंदे हुकूमत के आए थे, कोई 20 बंदे अपोजिशन के आए थे। बस इतनी संजीदगी थी इसहाक डार साहब के काम में। और ये जो अब महंगाई का बोझ आने वाला है, मैं आपको बता भी देता हूँ एक्चुअली ये क्या करने वाले हैं। लेकिन इमरान खान साहब की गिरफ्तारी एक बहुत अजीबोगरीब और कठिन सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा कर देगी। मईशत आपकी डूब रही है, हालात आपके सामने हैं। IMF ने कड़ी तरीन शराइत रख ली हैं, जो इस हुकूमत ने मान भी ली हैं बदकिस्मती से। और उसके बाद आपकी फ़ॉरेन रेमिटेंसेस कम हो रही हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं, पाकिस्तान में बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफा हो रहा है, लगातार पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर गिरते चले जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े लीडर को गिरफ्तार करके को मुल्क का भला करने तो नहीं जा रहे। क्या पाकिस्तान में अनारकी पैदा करना चाहते हैं?
या किसी के दिमाग में कोई टारगेट सेट है कि पाकिस्तान को वहाँ पहुँचा के छोड़ना है जहाँ पाकिस्तानी नहीं चाहते। इसहाक डार सदर से मिले थे और सदर ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दें इसलिए मिले थे, इमरान खान साहब ने बताया। सदर आरिफ अलवी फाइनेंस बिल पर रुकावट नहीं बनेंगे, अपना काम करना चाहते हैं करें, लेकिन वो अपने गले में भी नहीं डालना चाहते। पीटीआई सेनेट में फाइनेंस बिल की भरपूर मुखालफत करेगी। वज़ीर आला पंजाब बनाना मुश्किल फैसला था, हमारे भी कई उम्मीदवार थे। उन्होंने कहा कमर जावेद बाजवा अलीम खान को वज़ीर आला पंजाब लगाना चाहते थे, एक शख्स को और भी लगाना चाहते थे, 2 ऑप्शन होती थी उनकी। दूसरी पे भी इमरान खान साहब बात नहीं करेंगे। परवेज़ इलाही भी जो है वो कमर जावेद बाजवा के ऑप्शन थे, यानी जनरल कमर जावेद बाजवा उस वक्त ये चाहते थे कि या परवेज़ इलाही को बनाया जाए तो या अलीम खान को। ज़्यादा जोर अलीम खान पे उनका रहता था। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला के ओहदे से हटा देते तो हम नया वज़ीर आला नहीं बना सकते थे। ये बात इमरान खान साहब ने आज पहली दफ़ा नहीं की, बहुत पहले जब मैंने उनसे ये पूछा था तो उन्होंने उस वक्त भी ये बात की थी। बाकी सहाफ़ियों ने पूछा था तो उन्होंने उस वक्त भी ये बात की थी। इमरान खान साहब ने कहा कि ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, चंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मुल्क को इस्तेमाल ना करें। पब्लिक कोई बेवकूफ़ नहीं है, लोग फैसला कर बैठे हैं, इसीलिए ये डरे हुए हैं, इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। इमरान खान को साइड पर करने के लिए मुल्क का नुकसान ना करें। इमरान खान साहब ने अपने खिताब में ये बातें की हैं। अब आ रहे हैं कि इकॉनमी के साथ डार साहब कर क्या रहे हैं। एक तो बहुत बड़ी मिकदार में टैक्सेस लगा रहे हैं पाकिस्तान की कौम के ऊपर, सैकड़ों अरब के नए टैक्सेस लग रहे हैं, जिससे कौम की पसली पहले ही नहीं है और ज़्यादा गरीबों पर बोझ पड़ेगा। पाकिस्तान की मिडिल क्लास बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट होगी। और सेल टैक्स में इजाफे के बाद कौन कौन सी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, ज़रा ये भी आप देख लें। सिगरेट पर आए जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो दुगनी हो जाएगी और 350 से ज़ायद अशिया हैं जिनके ऊपर सेल टैक्स की शरह 17 से बढ़ के 18% हो जाएगी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे 25% तक जो है वो टैक्स लिया जाएगा। इसमें जो है बच्चों के खिलौने, चॉकलेट, टॉफ़ियाँ, ख़वातीन के लिए मेकअप का सामान, शैम्पू, क्रीम, लोशन, साबुन और टूथपेस्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं दुनिया के अंदर इनको बुनियादी ज़रूरत की चीज़ों में लिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इनको लोग समझते हैं कि ये ऐसी चीज़ें इनको महंगा कर दिया जाए ताकि लोग इन्हें इस्तेमाल ना करें। इनके ऊपर सेल टैक्स बढ़ा दिया गया है। इसी तरह हेयर कलर, हेयर रिमूवल क्रीम और हेयर जेल, शेविंग फोम, शेविंग जेल, शेविंग क्रीम, शेविंग ब्लेड, इन पे भी सेल टैक्स बढ़ा दिया गया है। कंप्यूटर्स, लैपटॉप, गैजेट्स, मोबाइल, स्मार्टफोन्स और आईपॉड्स, इनके ऊपर सेल टैक्स बढ़ा दिया गया है। सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत, टीवी, एलईडी, एलसीडी, जूसर, ब्लेंडर, शेकर्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक की मशीनरी भी महंगी कर दी गई है। अब गाड़ियों के अंदर लगने वाली बहुत सारी चीज़ें, स्पेयर पार्ट्स और बहुत कुछ इन्होंने महंगा किया है। लग्जरी आइटम्स को 25% तक मज़ीद महंगा कर दिया। चलें वो तो ठीक है, लेकिन महंगाई का एक तूफ़ान है जो अब पाकिस्तान में आ रहा है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े टैक्सेस लगने वाले हैं। दूसरी जानिब जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनके ऊपर भी मज़ीद टैक्स लगने वाले हैं। यानी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 32 रुपये फ़ी लीटर से ज़ायद का इजाफा मुतवक्के है और ये इजाफा हो सकता है। ये ख़बरें मुख्तलिफ अखबारात में, मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स के ऊपर छप चुकी हैं। हुकूमत की जानिब से आज इजाफा मुतवक्के है। आज रात के बाद ये इजाफा हो सकता है, क्योंकि 15 तारीख है, 16 तारीख के लिए दोबारा इजाफा हो जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा है वो 32 रुपये 7 पैसे तक और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 32 रुपये 84 पैसे फ़ी लीटर तक बढ़ाई जा सकती हैं। ये इम्कानात हैं, बढ़ नहीं रही, मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ, हो सकता है रात को बढ़ जाएँ। लाइट डीजल 9.90 रुपये यानी 10 रुपये तक लीटर महंगा हो सकता है। और इस वक्त पेट्रोल की कीमत जो है वो 250 रुपये लीटर है। हाई स्पीड डीजल की कीमत जो है वो 295 रुपये लीटर है और ये कीमतें इस वक्त हैं। अगर ये मज़ीद कीमतें बढ़ती हैं तो ये तो 300 रुपये के करीब पहुंच जाएगा। पेट्रोल और डीजल इससे भी ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह पाकिस्तान जो है वो किस तरह पाकिस्तानी पेट्रोल या डीज़ल हासिल करेंगे, ख़ास तौर पे जो ज़रूरी मशीनरी के अंदर लोग इस्तेमाल करते हैं डीज़ल, उन किसानों का क्या बनेगा। फ़िज़ाई किराए हैं उनके अंदर इजाफा हो गया 20 से 30% तक का। जो लोग भी एयर ट्रैवल करते हैं पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर, उनको अब एडवांस टैक्सेस भी देने पड़ेंगे और टिकट महंगा हो जाएगा। लाहौर से कराची का जो टिकट है रिटर्न, उसमें कम से कम 7,000 रुपये एक फेरे का इजाफा हो चुका है। और ये सारे इकदाम करने के बावजूद अभी तक IMF ने पैसे देने के लिए हामी नहीं भरी। अभी IMF और पाकिस्तान के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात जो है वो आज से शुरू हुए हैं।
तो ये है जनाब अब तक की सूरत हाल। कुछ और चीज़ें वो भी मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में अफरात ज़र कितना रहेगा, महंगाई कितनी बढ़ने वाली है, ज़मान पार्क की सूरत हाल क्या है और बाकी चीज़ें। हमारे साथ ही रहेगा, अपना ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।